डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। उत्तराखंड 2027 के रण की तैयारी में सीएम धामी। कमजोर बूथों को साधने में उतरे सीएम धामी। मंडल अध्यक्षों से सीधे लेंगे फीडबैक। 2027 विधानसभा चुनाव के लिए कमजोर बूथों पर फोकस। उत्तराखंड में एसआईआर पर काम जारी। प्रदेश में करीब 71 लाख लोगों से संपर्क, 77% मैपिंग पूरी। 1 अगस्त से 3 सितंबर तक दावों आपत्तियों की होगी सुनवाई। सभी बीएलओ को कार्य शीघ्र निस्तारित करने के निर्देश। रुड़की में परिवार ने बेटियों को कावड़ में बैठाया, गंगा जल लेकर जलाभिषेक करने निकला परिवार। पुत्र प्राप्ति की मन्नत पूरी होने पर निभाया संकल्प। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर प्रसून। उत्तराखंड के इस खास बुलेटिन में आपका स्वागत है। उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव की तैयारियों के मद्देनजर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खुद प्रदेश के सभी मंडल अध्यक्षों के साथ संवाद करने जा रहे हैं। बीजेपी का मानना है कि सत्ता का रास्ता बूथ से होकर गुजरता है और पार्टी का मंडल अध्यक्ष उस रास्ते की सबसे मजबूत कड़ी है। इसीलिए मंडल अध्यक्षों से सीएम धामी के संवाद को राजनीतिक लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। मंडल अध्यक्ष अपने अपने क्षेत्रों का रिपोर्ट कार्ड रखकर कमियों को दूर करने का तरीका भी बताएंगे। दरअसल 2022 विधानसभा चुनाव के बाद बीजेपी के संगठनात्मक विश्लेषण में करीब 3000 ऐसे बूथ चिन्हित किए गए जहां पार्टी बढ़त नहीं ले सकी। अब इन्हीं बूथों को 2027 के रणनीति का केंद्र बनाया जा रहा है। पार्टी का लक्ष्य हर कमजोर बूथ को मजबूत बनाकर विधानसभा स्तर पर बढ़त सुनिश्चित करना है। सूत्रों का कहना है कि मुख्यमंत्री धामी मंडल अध्यक्षों से प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र का विस्तृत राजनीतिक फीडबैक लेंगे। सरकार की योजनाओं का जमीनी असर, जनता की अपेक्षाएं, विपक्ष की सक्रियता, स्थानीय मुद्दे, संगठन की मजबूती, बूथ समितियों और पन्ना प्रमुखों की सक्रियता, नए मतदाताओं तक पहुंच, इंटरनेट मीडिया नेटवर्क, युवा और महिला मोर्चा की भूमिका पर विस्तार से चर्चा होगी। इसके साथ ही संबंधित क्षेत्र के विधायक का भी जमीनी रिपोर्ट कार्ड तैयार किया जाएगा। मंडल अध्यक्षों से जनप्रतिनिधि से जनता का स्पष्ट फीडबैक लिया जाएगा। उत्तराखंड के मुख्य सचिव आनंद वर्धन ने प्रदेश के बाहर से सहायता प्राप्त परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने पूर्ण, गतिमान और प्रस्तावित सभी परियोजनाओं पर विस्तार से चर्चा कर जरूरी दिशा निर्देश दिए। बैठक में मुख्य सचिव ने कहा कि प्रदेश में आधारभूत संरचनाओं के विकास को प्राथमिकता दी जाए। पूर्ण हो चुकी परियोजनाओं की क्लोजर रिपोर्ट फाइंडिंग एजेंसी DEA, वित्त मंत्रालय और संबंधित लाइन डिपार्टमेंट को अनिवार्य रूप से भेजी जाए। धीमी गति से चल रही परियोजनाओं की लगातार निगरानी कर समय पर पूरा करने के लिए मैन पावर मशीनें बढ़ाई जाएं। उन्होंने ऊर्जा विभाग को मसूरी और नैनीताल के लिए अंडरग्राउंड विद्युत लाइन का प्रस्ताव तैयार करने को कहा। उत्तराखंड इंटीग्रेटेड हॉर्टिकल्चर प्रोजेक्ट को तेजी लाने के लिए डेडिकेटेड PMU बनाने और लगातार निगरानी करने के निर्देश दिए। उत्तराखंड में विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR के अंतर्गत 14 जुलाई से ड्राफ्ट निर्वाचन नियमावली पर काम चल रहा है। अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर विजय कुमार जोंगदंडे ने बताया कि अब तक 71,33,000 मतदाताओं से संपर्क किया जा चुका है। उन्होंने बताया कि 19,30,000 मतदाताओं का फील्ड सर्वेक्षण पूरा कर लिया गया है। वही 5,35,000 ऐसे मामले चिन्हित किए गए हैं जहां मैपिंग नहीं हो पाई, जिसके कारण संबंधितों को नोटिस जारी किया गया है। वर्तमान में प्रदेश में 77% मैपिंग का कार्य पूरा हो चुका है। डॉक्टर जोगदंडे ने कहा कि 1 अगस्त से 3 सितंबर तक दावों और आपत्तियों की सुनवाई सुनिश्चित की जाएगी। सभी बीएलओ को निर्देश दिए गए हैं कि लंबित कार्यों का निस्तारण जल्द से जल्द किया जा सके ताकि निर्वाचन प्रक्रिया समय पर पूरी की जा सके।
पूरे प्रदेश में एसआईआर का जो अभियान चल रहा है उसके अंतर्गत 14 जुलाई को राज्य में ड्राफ्ट निर्वाचक नामावली का प्रकाशन संपन्न हुआ है। ड्राफ्ट निर्वाचक नामावली में 71,33,000 व्यक्तियों के नाम शामिल हैं। उसके उपरांत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार जो लॉजिकल डिस्क्रिपेंसीज हैं और एनोमलीज है उसको चिन्हित किया गया। चिन्हित डेटा के अनुसार पूरे प्रदेश में 19,30,000 एनोमलीज आइडेंटिफाई किया गया है और 5,50,000 व्यक्तियों का मैपिंग में होने के कारण उनको नोटिस इशू किया गया है। वर्तमान तक पूरे प्रदेश में 77% नोटिस को रिसीव और डिलीवरी का रिपोर्ट हमको प्राप्त हो गया है और उनका सुनवाई का कार्रवाई भी अभी चल रहा है। सभी जनपदों में 1 अगस्त से लेकर अभी 3 सितंबर तक सुनवाई की डेट सुनिश्चित किया गया है। कुछ विधानसभाओं में जहां पर अधिक संख्या में नोटिस इश्यू हुआ होगा उन बूथों के लिए विशेष रूप से सहायक निर्वाचन रजिस्ट्रेशन अधिकारी का भी तैनाती किया गया है, जिनके पास 4 से 5 बूथों पर सुनवाई का जिम्मेदारी सौंपा गया है। चंपावत में ग्रामीण महिलाओं को आत्मनिर्भर और आर्थिक रूप से सशक्त बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल देखने को मिली। ग्रामोत्थान परियोजना और राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के मार्गदर्शन में बालेश्वर कृषक उत्पादक संघ की प्रथम वार्षिक आम सभा की बैठक का सफल आयोजन ब्लॉक सभागार चंपावत में किया गया। आम सभा में नए संचालक मंडल का गठन किया गया जिसमें पुष्पा जोशी को सर्वसम्मति से संघ का नया अध्यक्ष चुना गया। मुख्य विकास अधिकारी डॉक्टर GS खाती ने बतौर मुख्य अतिथि कहा कि ग्रामोत्थान परियोजना से जुड़ने के बाद ग्रामीण महिलाओं में सामाजिक और आर्थिक जागरूकता तेजी से बढ़ी है। महिलाएं अब स्वरोजगार, उद्यमिता और सामुदायिक विकास में सक्रिय भागीदारी निभा रही हैं, जिससे गांवों की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिल रही है। बैठक में निवर्तमान अध्यक्ष रेखा गहतोड़ी ने संघ की वार्षिक प्रगति और वित्तीय रिपोर्ट प्रस्तुत की। वहीं सचिव प्रिया पंत ने ऑडिट, टर्नओवर और लाभांश से संबंधित जानकारी साझा की। आम सभा में सर्वसम्मति से 9 सदस्यीय संचालक मंडल का गठन भी किया गया। आज जो है यहाँ पर चंपावत जिले का मात्र एक FPO जो रीप परियोजना के अंतर्गत गठित हुआ है, इसमें 22 CLF सभी चारों ब्लॉक का प्रतिनिधित्व है। तो उसकी पहली वार्षिक आम सभा आज यहाँ पर आयोजित की गई। इसमें सर क्या विशेष रहा और क्या खास रहा? इसमें यह है कि पहली आम सभा थी इसकी FPO की, तो इसमें एक तो हमने कार्यकारिणी का गठन किया इसमें, और इनका जो अगले 3 साल का जो बिजनेस प्लान था उस पर चर्चा हुई और कार्यकारिणी ने उसको मैं यही कहूँगी 8 महिलाओं द्वारा मेरे को मतलब FPO में अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। मैं सभी महिलाओं का धन्यवाद करती हूँ तहे दिल से। विदित है कि एकमात्र स्कीम हमारी पॉवर्टी एलिवेशन के NRLM है और उसकी सहायता के लिए रीप योजना चल रही है। उस रीप योजना और NRLM में हमारे 22 CLF का एक संगठन यहाँ पे FPO बालेश्वर कृषक स्वयं सहायता समूह के नाम से यहाँ पे हमने फेडरेशन बनाया है और इनके फेडरेशन का आज चुनाव है। इसमें से 22 में से मेरे ख्याल से 17 लोग प्रतिनिधि के माध्यम से या वैसे उपस्थित हैं। जनपद चंपावत के बनबासा में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की घोषणा के तहत 37,82,000 रुपए की लागत से निर्माणाधीन सैनिक स्मारक अब अंतिम चरण में पहुंच गया है। जिलाधिकारी मनीष कुमार के निर्देशों के अनुरूप निर्माण कार्यों की नियमित निगरानी और गुणवत्ता सुनिश्चित की जा रही है। स्मारक का लगभग 99% निर्माण कार्य पूरा हो चुका है और अब केवल जनपद के 62 वीर शहीदों के नाम स्मारक पर अंकित किए जाने का कार्य शेष बचा है। बुधवार को जिला सैनिक कल्याण अधिकारी कर्नल उमेश सिंह सेवानिवृत्त कैप्टन भानी चंद और नगर पंचायत बनवासा के जूनियर इंजीनियर प्रकाश चंद के साथ निर्माणाधीन सैनिक स्मारक का स्थलीय निरीक्षण कर कार्यों की प्रगति का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान बताया गया कि शहीदों की प्रमाणित सूची नगर पंचायत परिषद बनवासा को उपलब्ध करा दी गई है और शीघ्र ही नाम उत्कीर्ण करने का कार्य पूरा कर लिया जाएगा। जिला सैनिक
जिला अधिकारी मनीष कुमार ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि शेष कार्यों को निर्धारित समय सीमा में उच्च गुणवत्ता के साथ पूरा किया जाए ताकि सैनिक स्मारक को जल्द से जल्द जन सामान्य के लिए समर्पित किया जा सके। हरिद्वार में योग गुरु बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण की मौजूदगी में उत्तराखंड मदरसा बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष और पूर्व राज्य मंत्री मुफ्ती सामून काजमी ने सामाजिक सौहार्द, भाईचारे और भारतीय संस्कृति पर बड़ा संदेश दिया। उन्होंने कहा कि हम सबके पूर्वज एक हैं, मानवता सबसे बड़ा धर्म है। हरिद्वार में आयोजित कार्यक्रम के दौरान मुफ्ती सामून काजमी ने कहा कि हम सबके पूर्वज एक हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम हमारे पूर्वज हैं, वसुधैव कुटुंबकम भारत की संस्कृति का मूल संदेश है। उन्होंने बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण के स्वास्थ्य और योग अभियान की सराहना करते हुए समाज में प्रेम, सद्भाव और आपसी सम्मान ही सबसे बड़ी ताकत है, यह बताया। क्या है एक और सूत्र में मानवता के सबसे बड़े पोषक हैं। और वो मैंने जो एक बात ये पूर्वजों कही, वाली जब बात को जरा बोलो। अभी मैं ये कह सकता हूँ कि हम सबके पूर्वज एक हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम हमारे पूर्वज हैं। हम पूजा तो ईश्वर की करते हैं और ईश्वर की तो स्वामी जी भी करते हैं, सारा ब्रह्मांड करता परात है। पर ब्रह्म सर्वव्यापक है वो तो। वसुधैव कुटुंबकम, वो सर्वव्यापी है। और स्वामी जी ने सारे विश्व को स्वस्थ रखने का जो मिशन चलाया है उनके साथ हैं। मैं उत्तराखंड राज्य की सरकार और उत्तराखंड राज्य के माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी की जानिब से आचार्य श्री को अपना डेजिग्नेशन भी बहुत तो बोलो। मैं राज्य मंत्री हूँ। तो ये हमारे जो है आस्था और परंपरा के प्रतीक मां बाराही धाम देवी धुरा मेले को लेकर जिला प्रशासन चंपावत ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। इस बार मेला 23 अगस्त से 4 सितंबर 2026 तक चलेगा। इसमें देश भर से हजारों श्रद्धालुओं के पहुंचने की उम्मीद है। मेले को सफल, सुरक्षित और सुव्यवस्थित ढंग से संपन्न कराने के लिए जिला अधिकारी मनीष कुमार की अध्यक्षता में अहम बैठक हुई। बैठक में डीएम ने साफ किया कि श्रद्धालुओं की सुरक्षा, स्वच्छता, सुगम यातायात, मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराना प्रशासन की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। इस दौरान कानून व्यवस्था से लेकर ट्रैफिक प्लान, पार्किंग, बैरिकेटिंग, पेयजल, बिजली, साफ सफाई, शौचालय, स्वास्थ्य, आपदा प्रबंधन तक हर बिंदु पर विस्तार से चर्चा हुई। संवेदनशील क्षेत्रों में अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात करने और लगातार निगरानी रखने को लेकर पुलिस को दिशा निर्देश दिए गए। डीएम ने लोक निर्माण विभाग को मेला क्षेत्र तक जाने वाले मार्गों को मरम्मत करने, गड्ढे भरने, जल संसाधन को शुद्ध पेयजल सुनिश्चित करने और विद्युत विभाग को मेला, पार्किंग और पैदल मार्गों पर निर्बाध बिजली और पर्याप्त रोशनी रखने को कहा। स्वास्थ्य विभाग को अतिरिक्त डॉक्टर, एम्बुलेंस और प्राथमिक उपचार केंद्र लगाने के भी निर्देश दिए। चंपावत के दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों में पशुपालकों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने की दिशा में जिला प्रशासन की पहल रंग ला रही है। जिला अधिकारी मनीष कुमार के निर्देशों के क्रम में जिला खनन न्यास के सहयोग से चंपावत विकासखंड के दूरवर्ती गांव दुधौरी, हेलिया, अमाड़ा, गैर में राजकीय सचल पशु चिकित्सालय द्वारा विशेष पशु चिकित्सा और उपचार शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में 22 पशुपालकों के 48 पशुओं का स्वास्थ्य परीक्षण कर मौके पर ही उपचार किया गया। साथ ही पशुओं को विभिन्न बीमारियों से बचाने के लिए आवश्यक दवाइयों का मुफ्त में वितरण किया गया। मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर वसुंधरा गर्बयाल ने बताया कि इस पहल का उद्देश्य दूरस्थ क्षेत्रों के पशुपालकों को उनके घर के निकट ही गुणवत्तापूर्ण पशु चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध कराना है ताकि पशुधन स्वस्थ रहें, ग्रामीणों की आजीविका को मजबूती मिल सके। इस विशेष शिविर में सचल पशु चिकित्सा दल के पशु चिकित्सा अधिकारी, पशु चिकित्सा फार्मेसी अधिकारी और वाहन चालक ने सक्रिय रूप से अपनी सेवाएं दी। भारत सरकार के टीबी मुक्त भारत अभियान के तहत उप जिला चिकित्सालय लोहा घाट के चिकित्सा अधीक्षक
डॉक्टर विराज राठी ने आम जन से अपील की है कि टीबी के शुरुआती लक्षणों को नज़रअंदाज नहीं करें। समय पर जांच और नियमित उपचार से इस बीमारी को पूरी तरीके से ठीक किया जा सकता है। डॉक्टर राठी ने बताया कि अगर किसी को 2 सप्ताह से अधिक लगातार खांसी, बुखार, तेजी से वजन घटना या रात में अत्यधिक पसीना आने जैसी शिकायत हो तो तुरंत नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र में जाकर टीबी की जांच करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि जनपद चंपावत में टीबी की जांच और इलाज की पूरी तरीके से निःशुल्क सुविधा उपलब्ध है, जिसे सरकार उपलब्ध करा रही है। मरीजों को समय पर दवा और ज़रूरी स्वास्थ्य सेवाएं भी दी जा रही हैं। डॉक्टर राठी ने नागरिकों से अपील की कि टीबी के प्रति जागरूक रहें, लक्षण दिखने पर तुरंत जांच कराएं और पुष्टि होने पर डॉक्टरों की सलाह से कोर्स पूरा करें। उन्होंने कहा कि जन सहभागिता और जागरूकता से ही टीबी मुक्त चंपावत, टीबी मुक्त उत्तराखंड और टीबी मुक्त भारत का लक्ष्य हासिल किया जा सकता है। मैं डॉक्टर विराज राठी, चिकित्सक अधीक्षक, उप जिला चिकित्सालय लोहाघाट। आज हम थोड़ा टीबी के बारे में बात करेंगे। टीबी की एक संक्रामक बीमारी है जो कि मेनली जो है वो फेफड़ों के ऊपर इफेक्ट डालती है, लेकिन वो शरीर में किसी भी अंग में हो सकती है। ये सरकार द्वारा निःशुल्क और जांच होती है इसकी हॉस्पिटल में, और निःशुल्क दवाई भी टीबी की सरकार द्वारा उपलब्ध कराई जाती है। ये ज़्यादातर जो टीबी का जो पेशेंट होता है उसके खांसने से और फैलती है, इसलिए हमें इसका ध्यान रखना चाहिए कि टीबी के पेशेंट के पास हमें मास्क पहन के जाना चाहिए। चंपावत जनपद में बढ़ते साइबर अपराधों पर प्रभावी अंकुश लगाने के लिए पुलिस और बैंकिंग संस्थानों ने संयुक्त मोर्चा खोल दिया है। पुलिस अधीक्षक रेखा यादव की अध्यक्षता में पुलिस लाइन चंपावत में जिले के सभी बैंक प्रबंधकों के साथ महत्वपूर्ण समन्वय बैठक आयोजित की गई। बैठक में साइबर ठगी के मामलों में त्वरित कार्रवाई, पीड़ितों को धनराशि सुरक्षित रखने, MRM और GRM पोर्टलों के माध्यम से समयबद्ध निस्तारण, संदिग्ध खातों के तत्काल होल्ड करने, पुलिस बैंक के बीच बेहतर समन्वय करने पर विस्तार से चर्चा हुई। पुलिस अधीक्षक ने कहा कि साइबर अपराधी लगातार नए नए तरीके अपना रहे हैं। ऐसे में बैंक और पुलिस तेजी से सूचना साझा करे और तुरंत कार्रवाई करे तो साइबर ठगी के शिकार लोगों की रकम बचाई जा सकती है। बैठक में सभी बैंक प्रबंधकों से साइबर फ्रॉड की शिकायत मिलते ही तत्काल कार्रवाई करने, संदिग्ध खातों की जानकारी पुलिस को उपलब्ध कराने तथा ग्राहकों को ऑनलाइन लेन देन के दौरान सतर्क रहने के लिए नियमित रूप से जागरूक करने की अपील की। पौड़ी में हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय की BGR परिसर में उत्तर प्रदेश के राज्यपाल, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर B. गोपाल रेड्डी की जयंती श्रद्धा और सम्मान के साथ मनाई गई। इस अवसर पर उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण और पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। उनके आदर्शों को याद किया गया। हालांकि श्रद्धांजलि कार्यक्रम के दौरान जब अतिथि, शिक्षक और छात्र प्रतिमा स्थल पर पहुंचे तो प्रतिमा की दोनों आंखें क्षतिग्रस्त मिली। यह देखकर छात्रों और पूर्व छात्र संघ पदाधिकारियों में भारी नाराजगी फैल गई और उन्होंने दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई कर प्रतिमा को तत्काल मरम्मत करने को मांग को लेकर प्रदर्शन किया। सोमवार समारोह का शुभारंभ मुख्य अतिथि डॉक्टर युद्धवीर सिंह रावत ने किया। उन्होंने युवाओं से समाज और राष्ट्र के प्रति अपने दायित्वों का निर्वहन करने और डॉक्टर B. गोपाल रेड्डी के आदर्शों को जीवन में अपनाने का आह्वान किया। धर्मनगरी हरिद्वार में कांवड़ यात्रा के दौरान आस्था के अनोखे रंग देखने को मिल रहे हैं। मुजफ्फरनगर से पहुंचे एक शिवभक्त ने महादेव की कृपा से अपने बच्चे के स्वस्थ होने पर अनूठा संकल्प पूरा किया। पिता ने कांवड़ की एक ओर बच्चे को बैठाया, दूसरी ओर बच्चे के वजन के बराबर गंगा जल रखकर कंधे पर उठाया और भोलेनाथ का जय घोष करते हुए अपने गंतव्य की ओर रवाना हो गया। शिव भक्त पिता का कहना है कि सच्चे मन से की गई प्रार्थना कभी व्यर्थ नहीं जाती। महादेव की कृपा से जब उनका बच्चा स्वस्थ हुआ तो उन्होंने उसके वजन के बराबर गंगा जल चढ़ाने का संकल्प लिया। आज उसी आस्था और विश्वास के साथ यह कठिन कांवड़ यात्रा पूरी कर रहे हैं।
हरिद्वार की कांवड़ यात्रा में यह दृश्य श्रद्धा, विश्वास और भगवान शिव के प्रति अटूट समर्पण का मिसाल बन गया है। हरिद्वार से मुजफ्फरनगर सीट पर जाएगी सर। इससे क्या कहेंगे, ये जब हमारा बच्चा हो रहा है बीमार था तो हमने तभी जल बोला था कि जब ये ठीक हो जाएगा इसके बराबर का जल हम लेके आएंगे। हरिद्वार से मुजफ्फरनगर सीट पर जाएगी सर। इससे क्या कहेंगे, ये जब हमारा बच्चा हो रहा है बीमार था तो हमने तभी जल बोला था कि जब ये ठीक हो जाएगा इसके बराबर का जल हम लेके आएंगे। इसी तरह उत्तर प्रदेश के हापुड़ जिले से आए एक श्रद्धालु परिवार ने अपनी अनोखी कांवड़ यात्रा से सभी का ध्यान आकर्षित किया। परिवार दोनों बेटियों को कांवड़ में बैठाकर भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक करने के लिए हरिद्वार से गंगा जल लेकर रवाना हुआ। श्रद्धालु ने बताया कि उनके घर पहले 2 बेटियों का जन्म हुआ था। इसके बाद उन्होंने भगवान शिव से पुत्र प्राप्ति की प्रार्थना करते हुए मन्नत मांगी कि उनकी अगर मनोकामना पूरी हुई तो वे दोनों बेटियों को कांवड़ में बैठाकर गंगा जल लाएंगे और शिवलिंग का जलाभिषेक करेंगे। उन्होंने बताया कि भगवान भोलेनाथ की कृपा से यह पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। वे अब अपनी मन्नत पूरी होने के लिए 10 साल की बड़ी बेटी और 8 साल की छोटी बेटी को कांवड़ में बैठाकर यात्रा कर रहे हैं। श्रद्धालु परिवार ने कहा कि यह यात्रा केवल मन्नत पूरी होने का माध्यम नहीं बल्कि भगवान शिव के प्रति उनकी अटूट आस्था और विश्वास का प्रतीक है। हापुड़ जिला ककराना गांव, तहसील धौलाना पहुंचना है। बिटिया को कावड़ में उठा कर ले जा रहे हो जी। क्या कि कोई मनोकामना यही थी, एक बेटी थी, एक ये बोल दिया था बेटा हो गया तो दोनों बेटियों को नवा खिलाएंगे। अच्छा, तो बेटा ईश्वर ने बेटा दिया है। बेटा है एक। पौड़ी में श्रावण मास की कांवड़ यात्रा के दौरान श्री नीलकंठ महादेव धाम में आस्था का अद्भुत जन लाभ उमड़ रहा है। देश भर में पहुंच रहे शिव भक्तों के हर हर महादेव की जयघोष से पूरा धाम शिवमय बना हुआ है। अब तक 10,40,000 से अधिक श्रद्धालु बाबा नीलकंठ महादेव के दर्शन कर जलाभिषेक कर चुके हैं। श्रद्धालुओं की लगातार बढ़ती संख्या के बावजूद पुलिस प्रशासन की व्यापक व्यवस्थाओं के चलते यात्रा शांतिपूर्ण, सुरक्षित और सुव्यवस्थित ढंग से संचालित हो रही है। यात्रा मार्गों, पार्किंग स्थलों, पैदल मार्गों और मंदिर परिसर में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। भीड़ नियंत्रण, सुचारू यातायात, आपातकालीन सहायता, ड्रोन, CCTV निगरानी के जरिए पूरे यात्रा क्षेत्र पर नजर रखी जा रही है। यात्रा के दौरान पुलिस की संवेदनशीलता भी लोगों का भरोसा जीत रही है। खोया पाया केंद्रों और विभिन्न ड्यूटी पॉइंटों पर तैनात पुलिसकर्मियों ने तत्परता दिखाते हुए भीड़ में बिछड़ गए 50 से अधिक श्रद्धालुओं, जिनमें महिलाएं, बुजुर्ग, बच्चे शामिल हैं, सुरक्षित खोज कर उनके परिजनों से मिलवाया। तो उत्तराखंड के इस खास बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।